नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी जी का जो चुनाव है उस चुनाव में अब क्योंकि वो अब 7वां फेज है और अंतिम फेज है, लेकिन आप सोचिए कि इसमें उनकी उम्मीदवारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि मोदी जी ने जो शपथ ली है वो शपथ फर्जी है और उस शपथ में जो कसम खाई गई है वो कहते हैं कि ये जो है संविधान के प्रति मैं सच्ची आस्था रखूँगा, निष्ठा रखूँगा, ये झूठी शपथ ली है। व्यक्ति का कहना ये था कोर्ट में कि साहब ये जो मोदी जी हैं इन्होंने मुझे मारने का षड्यंत्र किया क्योंकि मैं इनके बारे में शिकायत कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि एक 8 जुलाई 2018 को एक विमान का उनने जिक्र किया AI 459 यानी 459, उन्होंने कहा कि उसको जो है दुर्घटनाग्रस्त कराने का प्रयास किया गया था। और इस तरह से हाई कोर्ट में एप्लीकेशन वो डाली गई याचिका, लेकिन उस याचिका को जज साहब ने कैंसिल कर दिया। सुनने से भी लग रहा है कि जैसे कोई बेवकूफ़ टाइप का आदमी इस तरह से उठा और जाओ जी मोदी जी के खिलाफ एक याचिका डाल दो जिससे कि कुछ मीडिया का अटेंशन मिल सके। ऐसा हम कई बार देखते हैं कि कोई भी लोग उठते हैं, वकील हैं पेशे से, या तो उनको लगता है भी पैसा तो लगना नहीं है, वाहवाही ज़रूर मिल जाएगी, ख़ासतौर पर विपक्षी पार्टियों का अटेंशन मिलेगा कि देखिए भाई इस आदमी ने एप्लीकेशन डाली। और इस तरह की कई एप्लीकेशनें हमने देखी हैं कि वो मूव करती हैं। लेकिन ये एक मजाक भी है कि इस तरह की कोई भी याचिका कोई डालता है और उस याचिका पर तत्काल सुनवाई भी होती है। जहां लाखों केस इस देश में पेंडिंग पड़े हैं, तब ये सवाल जरूर उठता है कि कोई एक नींद में उठता है, कोई एक सिरफिरा उठता है और वो किसी के भी प्रति कोई एक एप्लीकेशन लगा दे, अगर उस पर PIL का ठप्पा लगा हो, क्या उसको तत्काल सुनना जरूरी था? दूसरी बात, जब यहां कोई देश हित की बात आती है तो उस पर पेनल्टी लगती है, तो ऐसे लोगों पर क्यों नहीं 1-2 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी गई ताकि आने के पहले, दोबारा आने के पहले 4 बार सोचिए। देश के प्रधानमंत्री हैं जिनकी राजनीतिक जो कैरियर है वो भी 30 साल से ऊपर का है और वो कितनी बार चुनाव प्रक्रिया में गुजर सकते हैं। यूं तो गलती किसी से भी हो सकती है, फॉर्म भरने में कोई गलती हो सकती है, चूक हो सकती है, लेकिन कोई ये कहे कि उन्होंने शपथ ठीक नहीं ली है, शपथ झूठी खाई है, ये क्या बात हुई भाई? झूठी और सच्ची शपथ का कैसे पता लगाओगे? मैंने अगर कोई चीज है ड्राफ्टिंग में और मैंने ये पढ़ के सुनाई कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, मैं आस्था जो लिखा है मैं उसे पढ़ के सुना रहा हूं, आप कैसे कह सकते हो भैया ये झूठी है? उसमें क्या कुछ दिल में अंदर फोटो खोल के दिखानी होती है संविधान की? किस तरह की एप्लीकेशन है? ये केवल खींच है। अब आप देखिए, मोदी जी जो विवेकानंद का वहां स्थल है कन्याकुमारी में, उस पर जाकर के वहां मंदिर में ध्यान लगा रहे हैं। अब ये एक सामान्य बात है, ये विपक्षी पार्टी के नेता नहीं कर पाएंगे। मोदी जी ने अगर 2014 का चुनाव देखोगे तब भी, 2019 का चुनाव देखोगे तब भी, इसी तरह का वो कोई ना कोई एक काम चुनते हैं कि जब चुनाव प्रचार थम जाए, आचार संहिता लग जाए, अब ये 7वां फेस है, इन विपक्षी पार्टी के नेताओं की नींद अब खुली है। 7 फेस पूरे हुए, चुनाव पूरा संपन्न हो गया, इनको अब याद आया है और ये आचार संहिता लगी है, ये मोदी जी का पूरा अटेंशन कैमरों पे, कैमरे कवर कर रहे हैं साहब इनको। ये देखिए मोदी जी कहां चले गए, विवेकानंद रॉक पे चले गए, ये देखिए ध्यान कर रहे हैं। और याचिका लेकर दौड़ पड़े कांग्रेसी, तो चुनाव आयोग में शिकायत कर दी कि साहब ये जो लाइव दिखाया जा रहा है इसको रोक लगाई जाए क्योंकि मोदी जी का प्रचार हो रहा है, 1 तारीख में चुनाव है। अबे भाई तुम्हारी आंख अब खुली है, कहां सो रहे थे? मोदी जी ने इस तरह के इवेंट तो हर फेज में किए हैं, 14 में भी किए, 19 में भी किए, अभी भी किए। इनकी नींद अब खुली है। इनको लगता है कि क्या ये मोदी जी का बुद्धि समझ पाएंगे? मोदी जी का पूरा चुनाव प्रचार का यदि ये कांग्रेसी अध्ययन करेंगे, इंडिया अलायंस के नेता अध्ययन करेंगे, तो उनकी योजना इस तरह की बनी कि जहां फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में जिस दिन चुनाव होना है, वोट पड़ना है, मोदी जी उसी के आसपास उसी दिन वहां रोक लगी हुई है, लेकिन उसके 1 दिन पहले वो वहीं कहीं आसपास रैली कर रहे हैं। उदाहरण देता हूं, मान लीजिए गाजियाबाद की सीमा दिल्ली से लगी है। उदाहरण दे रहा हूं मैं कि दिल्ली में मान लीजिए 2 तारीख को चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वहां उत्तर प्रदेश का चुनाव पहले निपट गया है, तो
मोदी जी क्या करते हैं, मोदी जी की रैली आखिरी कब होनी है? 2 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, 30 तारीख को उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार थमना है। तो वो 30 तारीख का आखिरी दिन का प्रचार करने के लिए गाजियाबाद आएंगे। दिल्ली से बॉर्डर लगा है, सारा मीडिया कवर होगा, बहुत सारे दिल्ली के लोग भी जाएंगे, कार्यकर्ता भी जाएंगे, भाई गाजियाबाद में रैली है। और इस तरह से वो बॉर्डर पर रहकर, हद में नहीं जा रहे हैं जहां चुनाव है, जहां चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन लाइव टेलीकास्ट लगातार रोज दिन में 3 बार रैलियां कर रहे हैं, तो दिखाया जा रहा है। और वो हर जगह, हर फेस में इसी तरह, आप देखिए मंदिर भी गए हैं, वो गुरुद्वारे में भी गए हैं। याद करें ये कांग्रेसी कि क्या वो पटना साहिब के गुरुद्वारे में जब गए थे, बिहार में पटना साहिब के गुरुद्वारे में गए थे, आप दिमाग लगाएंगे तो पता चलेगा कि उसके अगले दिन इलेक्शन था कहीं ना कहीं, और वो सारा कवरेज दिखाया जा रहा था। पंजाब में वहां किसी ना किसी राज्य में चुनाव हो रहा था। तो मोदी जी की रणनीति इसी तरह बनती है। कांग्रेसी और इंडिया अलायंस के नेताओं के बस का नहीं है कि ये मोदी जी को समझ सकें, हल्ला जरूर मचाएंगे। अरे भाई मोदी जी से सीखो। मैंने तो एक्स पर पोस्ट लिखा है कि भाई जो ये कांग्रेसियों को दिक्कत है कि मोदी जी जो है ये किस तरह से प्रचार पा रहे हैं, मंदिर में चले गए साहब, 1 तारीख को चुनाव है और ये देखिए आखिरी दिन वहाँ जाके बैठ गए। तो भाई मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी कांग्रेसियों के पास नेता हैं, और राहुल गांधी तो वो नेता हैं जो खाली एक टी-शर्ट में वाइट कलर की दिसंबर की सर्दी में रोड पर रोड शो कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो टी-शर्ट एक मुद्दा बनी थी और खबर चल रही थी लाइव। भैया मोदी जी से ज्यादा वो टी-शर्ट की चर्चा हो रही थी। देखिए राहुल गांधी को दिसंबर की सर्दी में कड़कड़ाते हुए ये यात्रा में निकले हुए हैं जवान। और फिर एक पत्रकार पूछता है, आपको ठंड नहीं लगती? राहुल गांधी का वो इंटरव्यू खोजेंगे, मिल जाएगा। वो क्या कहते हैं, मैं सर्दी से नहीं डरता, मैंने अपने दिमाग से डर को निकाल दिया है। तालियां बजती हैं, मीडिया वाले वाहवाही करते हैं, वाह राहुल गांधी ने क्या बोला, सर्दी से नहीं डरता। इन्होंने अपने दिल से डर को निकाल दिया है, इसलिए इनको ठंड नहीं लग रही और ये दिसंबर में टी-शर्ट में घूम सकते हैं। ये है ही मैन। तो मैं कहना चाहता हूं मोदी जी समुद्र के किनारे बने मंदिर में वो जो है ध्यान लगा रहे हैं, और उन्होंने घोषणा करी है कि 48 घंटे ध्यान लगाऊंगा। राहुल गांधी कंपटीशन में है। राहुल गांधी को कांग्रेसी और इंडिया अलायंस के नेता ये दिखाते हैं कि वो मोदी जी से बहुत बेटर है, मोदी जी से जवान है, मोदी जी से ज़्यादा एनर्जेटिक है। सारे वीडियो भरे पड़े हैं उनके पीआर कंपनी के द्वारा, और सारे चमचे जितने भी हैं कांग्रेस के, वो सब उसको हीमैन बताने में लगे। देखिए ये है जननायक। मैं मान लेता हूँ राहुल गांधी जननायक है, राहुल गांधी मैं मान लेता हूँ कि मोदी जी से ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, मैं मान लेता हूँ कि राहुल गांधी, मोदी जी तो ठंड से डरते हैं, वो तो शॉल ओढ़ते हैं, जैकेट पहनते हैं, राहुल गांधी नहीं डरते। तो भाई क्या करें, मोदी जी 48 घंटे का ध्यान लगा रहे हैं एक मंदिर में बैठकर। राहुल गांधी चुनौती स्वीकार करें, मोदी जी को हराने का प्रबंध करें और वो चले जाएं इस समय लद्दाख, पेंगोंग झील के किनारे बैठ जाएं और केवल उस सफेद रंग की टी-शर्ट में नीचे पहन लें लंगोट, और भैया बैठ जाओ। मोदी जी 48 घंटे का ध्यान कर रहे हैं लगातार, और राहुल गांधी घोषणा करे कि मैं 50 घंटे करूंगा। तो भाई 50 घंटे ज्यादा होते हैं 48 से, 2 घंटे ज्यादा ही सही, लगातार वहां ध्यान पे बैठ जाएं। गारंटी मैं लेता हूं, मीडिया की कवरेज लाइव राहुल गांधी को दिखाएगी, और राहुल गांधी को लाइव दिखाएगी। जितने कैमरे मोदी को दिखा रहे हैं, जितने चैनल मोदी को दिखा रहे हैं, उससे ज्यादा दिखाए जाएंगे। जाओ राहुल गांधी जी वहां लद्दाख में 50 घंटे के लिए वहां बैठिए ध्यान पर, पेंगोंग झील के किनारे लंगोट लगाकर। लंगोट तो आजकल मिलता नहीं है, अंडरवियर में पहन के बैठ जाएं, कच्छा पहन ले। तो भाई बैठें और ध्यान लगाएं, और उठना नहीं चाहिए जैसा मोदी जी कर रहे हैं। उनका कंपटीशन उनसे है। तो भाई आत्मा से परमात्मा मिल जाएगी राहुल गांधी जी की, इतना मुझे विश्वास है। तब तय होगा कि कौन श्रेष्ठ है। ऐसे हल्ला करने से नहीं होता कि मोदी जी चुनाव आयोग रोको, चुनाव आयोग रोको इन्हें, मंदिर चले गए। अरे भाई आप भी चले जाओ, आपको किसने रोका है? आप तो अयोध्या के मंदिर में नहीं गए, इतनी नफरत हिंदुओं से है। तो भाई आपको मंदिर जाने से कोई नहीं रोक रहा। हाँ, आप सावन के महीने में मीट जरूर बनाते हुए देखे जाते हो, तो आपने तय कर रखा है कि मंदिरों में तो आपको जाना नहीं है, और जो जा रहे हैं मोदी जी उसके पीछे हल्ला करना है। इस तरह के लोगों को खड़ा कर देना है जो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे कि साहब मोदी जी की ये जो अवैध घोषित करा दो, इसको चुनाव को रद्द करा दो,
अब ईवीएम पे सवाल उठा दो, अब कहेंगे साहब वोट की गिनती ठीक नहीं हुई, फिर कहेंगे साहब ईवीएम हैक हो गई। इनके पास और कोई बात नहीं है, मोदी को हरा नहीं सकते, इसलिए मोदी को बदनाम करें। एक सूत्री कार्यक्रम इंडिया अलायंस के नेताओं का यही है। बहरहाल हाई कोर्ट ने करारा झटका उस व्यक्ति को दिया जो मोदी जी के चुनाव को अयोग्य घोषित कराना चाहता था। और अब अगली बार ये चेतावनी भी दी है कि इस तरह की हरकतें फिर कही तो अगली बार कड़ी पेनल्टी भी लगेगी। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।